मंटो का नूरजहां से कैसा ताल्लुक़ था? मंटो उनसे बहुत कम मिलते थे। मंटो बल्कि अफसाना वो जो खाका शुरू करते हैं उसमें लिखते भी हैं कि उसे लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत है, मुझे तो कोई ऐसी खूबसूरत नहीं। हाँ, उसकी आवाज़ बहुत बाकमाल थी और बाकी उसके जिस्म में वो तमाम खतूत और कौसें मौजूद थी जो कि एक भरी, एक अच्छी, एक खूबसूरत औरत में होनी चाहिए, तो वो नूरजहां के अंदर भी थी। मंटो में अना का मसला था या अपने काम पे घमंड था उन्हें? काम पे तो घमंड बहुत ज़्यादा था उन्हें। उनका ये ख्याल था कि जैसे वाशगाफ अल्फाज में जैसे खुलेपन से और जो उनका अंदाज़े बयां है, जैसे वो अफसाना लिखते हैं और जैसे वो कहानी कह देते हैं और जितना सच वो कह सकते हैं, ऐसा सच कोई कह नहीं सकता। मंटो ने जब कृष्ण चंद्र पर तनकीद की कि वो ऐसे लिखता है, वो जो फरमाइश करता है, तल्ख बातों को लच्छेदार अंदाज में कह देता है, बेखनी नहीं करता ठीक तरीके से। वो मंटो ने जब ये एतराज़ की तो असमत ने कहा कि मंटो, मैं और तुम गलाजत के ढेर उखेड़ते हैं और कृष्ण अपने कलम से खूबसूरत बेल बूटे बनाता है। वो ये फ़र्क है। वैसे एस्थेटिकली तो कृष्ण चंद्र बहुत शानदार राइटर हैं, लेकिन मंटो की बेबाकी जैसा किन कोई खाकों में मंटो बेरहमी से सच बोलते हुए नजर आए? हर खाके में। अब देखिए, देसाई जो थे वो बहुत बड़ी पर्ची थे और उन्होंने वो उसने लिख दिया कि बहुत बड़ी पर्ची है, एक फ़िक्रा बोलने के काबिल वो बंदा नहीं था, ये लिखते। और वो प्रोड्यूसर की पर्ची थे और उस ज़माने में प्रोड्यूसर बहुत पैसे वाला आदमी मतलब जो सिर्फ पैसा ही लगाना जानता है, वो उसकी पर्ची थे। और यानी वो शख्स था देसाई कि 43 टेक्स अशोक कुमार करवा चुके थे और वो अशोक कुमार है, तुम्हें डायरेक्टर हैं और वो गलत बोल रहे हैं साहब, और बार बार अशोक कुमार उसे ये एहसास नहीं होने दे रहे कि वो गलत कर रहे हैं, कि तू गलत कर रहा है। वो फिर भी कह रहे हैं कि एक बार फिर हो जाए, एक बार फिर हो जाए। हालांकि एक सादा सा फिक्र है जो उन्होंने बोलना है कि देवी जी आप फिक्र ना कीजिए, मैंने भी पेशावर का पानी पिया है। और वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, देवी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने भी पेशावर का ठीक है, हम समझ गए हैं। जिन्होंने सुना होगा वो समझ जाएंगे। हाँ, अब वो मेरा ख्याल है, मुझे कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन किश्ते ज़ाफ़रान के नाम से जो खाका है वो ज़रूर पढ़िए आप। बहुत ही शानदार खाका है वो। और ऐसे ही जैसे ये करीमुद्दीन आसिफ, नज़ीर, रफ़ीक गज़नवी, नूरजहां, इन सब लोगों के बारे में बड़ी बेलाग बातें लिखी हैं उन्होंने। ज़िशानवी, मंटो के मज़ामीन जो हैं उन पर तनकीद भी हुई जो उन्होंने आलमी सियासत पे लिखे, वो क्या थी? अच्छा, वो तनकीद कुछ लोग करते हैं कि मंटो खामा फरसाई कर रहे थे, खाम खा लिख रहे थे, ऐसा नहीं है। मसलन उनका एक मजमून है तहदीद असला पे, यानी असले को महदूद करने पे। तो वो मजमून 1942 का लिखा हुआ है, बल्कि लिखा तो शायद 38-39 में होगा, वो छपा जाके 42 में। जब वो मजमून छपा, उस ज़माने में तहदीद असला की कोई बात थी ही नहीं दुनिया में, क्योंकि जर्मनी मुसलसल अपने साजो सामान बना रहे था, असला फैक्ट्रियों के अंदर बन रहा था, और जो एलाइड फोर्सेस थी उनको बहुत तशवीश हो रही थी कि इतना ज़्यादा असला बन रहा है, असले की दौड़ आगे चलनी। फिर हम मंटो के बाद देखते हैं कि कोल्ड वॉर और शुरू हो गई, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ लोग जाना शुरू हो गए। मंटो उस ज़माने में ये एतराज़ उठा रहे हैं कि लोग खुद असला बना रहे हैं, यानी वो ममालिक जो खुद असला बना रहे हैं वो दूसरों को असला बनाने से रोक रहे हैं। असला तो सबको उसकी तखफीफ होनी चाहिए, असला तो नहीं बनाना चाहिए। जो कर रहे हैं वो ये इस कॉन्ट्रडिक्शन मंटो ने उस ज़माने में वाज़े किया। और जिन बॉम्ब, टैंक जो जिक्र किया उस ज़माने में वही चीज़ें थी, यानी न्यूक्लियर वेपन्स तो आए नहीं थे, जिन वेपन्स का जिक्र किया वही मौजूद थे और उन्हीं के बारे में किया। तो मंटो अपने वक्त से बहुत पहले दूरंदेश भी थे, इतने दूरंदेश थे, वो ये सब इशारे दे रहे थे हमें। उनका एक मजमून है अगर, मेरा ख्याल है वो अगर ज़रूर पढ़ना चाहिए हर एक को। उसमें वो ये सवाल उठाते हैं कि अगर क्लियोपेट्रा की जो नाक है, अगर उसकी ऊंचाई 1-8 इंच ऊपर नीचे होती तो यूरोप की तारीख मुख्तलिफ होती। यानी ज़ाहिर है ना उस पर जूलियस सीज़र का दिल आता, ना वो उसको लेके आता, ना वो
पूरी कहानी आगे चलती, ना उसका यूरोप के ऊपर कोई ऐसा असर होता। इस तरह से उनके बड़े शानदार मज़ामीन हैं कि जो रथ जा रही थी, राजा दशरथ की रथ जा रही थी, उसकी मेख निकल गई और ककई ने उसकी अपनी उंगली जो है उस मेख की जगह पे डाल दी, वरना वो रथ कहीं भी जाके गिर सकती थी। वो उंगली की वजह से वो गिरी नहीं। बच गई। और जब फिर राजा बनाने का वक्त आया तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे भरत को राजा बनाएं, और जिनको राजा बनाना था उनको उन्होंने रावण से लड़ने के लिए राम जी को भेज दिया, राम जी को नहीं बनाया। तो यानी कि हिंदू जो मैथोलॉजी है उसकी ही तारीख मुख्तलिफ होती है, वो अगर मजमून है, लेकिन उनका जो तखय्युल है आपको वो नज़र आता है कि अगर एडवर्ड हफ्तम और स्पेन के बादशाह आपस में एक दूसरे से नफ़रत ना कर रहे होते तो फिर कौन सी जंग ना होती। अगर एक इटली के बादशाह का दिल एक लड़की पे ना आया होता तो शायद एक नील की जंग ना होती। इस तरह बहुत सी उन्होंने अगर तारीख़ी पैराए में बहुत से सवाल सोचने भी मजबूर किया। एग्जैक्टली।